नमस्कार। आज हम एक बड़े दिलचस्प सफ़र पर निकल रहे हैं मोजाम्बिक की पुरानी कहानियों और मान्यताओं की दुनिया में। हमारे पास कुछ रिसर्च पेपर्स हैं जो वहाँ की हज़ारों साल पुरानी जड़ों से लेकर आज तक के सफ़र को देखते हैं, और हम इसकी तुलना भारत की सनातन संस्कृति से भी करेंगे थोड़ा। तो मकसद ये है कि इन स्रोतों से ख़ास बातें निकालें, कुछ हैरान करने वाली चीज़ें जानें और ये समझें कि कैसे दो अलग अलग जगहों ने आप कह सकते हैं ज़िंदगी के बड़े सवालों के जवाब ढूंढे। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से, प्रागैतिहासिक काल से। बिल्कुल। मोजाम्बिक में देखिए, इंसान के होने के निशान कोई 100,000 साल पुराने हैं। हाँ। नागालो गुफा जैसी जगहों पर जो स्टार्च के कण मिले हैं, उनसे पता चलता है कि तब के लोग सिर्फ शिकारी नहीं थे, वो जंगली ज्वार और कंदमूल ये सब भी खाते थे। मतलब ये उस जमाने के हिसाब से काफी एडवांस डाइट थी, है ना? अरे वाह, कमाल है। मतलब उस वक्त भी खाने पीने का सिस्टम इतना विकसित था। फिर कहानी आगे बढ़ती है लौह युग में। वो आया जब लगभग पहली सदी ईस्वी में बंटू भाषा बोलने वाले लोग वहां आए। वो अपने साथ क्या लाए थे? कुछ खास? हाँ, वो अपने साथ खेती लाए, पशुपालन और सबसे जरूरी चीज लोहे की तकनीक। और जाहिर है लोहे के औजारों ने खेती को बहुत आसान बना दिया होगा और समाज बदलने लगा। हमें मानिकेनी जैसी बस्तियों के निशान मिलते हैं, वहां पत्थर के घेरे बने हैं जो लगता है ग्रेट जिम्बाब्वे की जो मशहूर सभ्यता थी उससे जुड़े हैं। अच्छा, और मानिकेनी में ऐसा क्या खास मिला जिससे पुराने समाज के बारे में पता चलता है? कुछ सोशल स्ट्रक्चर जैसा? हाँ बिल्कुल, वहां मिली हैं कांच की मालाएं। और एक और दिलचस्प बात है, जो मवेशियों की हड्डियां हैं वो सिर्फ बस्ती के बीच वाले हिस्से में मिली हैं। तो इससे अंदाजा लगता है कि शायद समाज में ऊंच नीच थी। मतलब कुछ लोग शायद ज्यादा महत्वपूर्ण रहे होंगे। और ये हिंद महासागर के व्यापार नेटवर्क से उनके जुड़ाव का भी संकेत है। कुछ कुछ वैसा ही जैसा हमें सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखने को मिलता है ना, जहाँ शहरों की प्लानिंग थी और वो पशुपति मोहर जैसे शुरुआती धार्मिक चिन्ह मिले। बिल्कुल, एक तरह की समानता कह सकते हैं, हालांकि संदर्भ अलग है। सही। ये तो हुई बस्तियों और समाज की बात। अब जरा वहां की जो पारंपरिक मान्यताएं थी उनके बारे में बताइए। स्रोत क्या कहते हैं इस पर? हाँ, तो मोजाम्बिक की पारंपरिक मान्यताएं ज्यादातर प्रकृति और पूर्वजों से जुड़ी थीं। मतलब वो मानते थे कि प्रकृति की हर चीज में आत्मा होती है। पेड़, पौधे, नदियां, पहाड़, और पूर्वजों का बहुत सम्मान था। उन्हें जीवित लोगों और ईश्वर के बीच एक कड़ी माना जाता था। अच्छा, एक कड़ी। हाँ, लेकिन उनकी पूजा देवताओं की तरह नहीं होती थी। वो एक तरह के मध्यस्थ थे। दिलचस्प। तो क्या भारत की तरह वहां भी पूर्वजों के लिए खास रस्में या कुछ वैसा था? हाँ, कुछ हद तक। जैसे पारिवारिक मौक़ों पर पूर्वजों को याद किया जाता था, उन्हें सम्मान दिया जाता था। इसके अलावा बारिश लाने के लिए मोबोना जैसे खास पंथ थे। और वहाँ पारंपरिक वैद्य भी थे जिन्हें तिन्यांग्या या वगांगा कहते थे। वो जड़ी बूटियों से इलाज करते थे और कभी-कभी आध्यात्मिक अनुभव के लिए कुछ खास पौधों का भी इस्तेमाल करते थे, जिन्हें उबुलाबू कहते हैं। और मुश्किल हालात, जैसे मान लीजिए युद्ध के सदमे से उभरने के लिए कुफाहा और कुगिया जैसे रस्में भी थीं। भारत से अगर तुलना करें तो पितृ पूजा जैसी समानता तो दिखती है, पर तरीके काफी अलग लगते हैं। अच्छा, एक और बात, ज्ञान को सहेजने का तरीका कैसे अलग था दोनों जगह? हाँ, ये एक बड़ा फर्क था। मोजाम्बिक में ज्ञान ज्यादातर कहानियों, कहावतों के जरिए, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाकर आगे बढ़ता था। मौखिक परंपरा थी। जबकि भारत में तो काफी पहले ही लिखने की कला विकसित हो गई थी, जैसे सिंधु लिपि, फिर बाद में संस्कृत और व्यवस्थित खगोल विज्ञान जैसी चीजें भी। सही कहा। और व्यापार, आपने हिंद महासागर का जिक्र किया था पहले। हाँ, मोजाम्बिक इस समुद्री व्यापार का एक अहम हिस्सा था। चिबुएने जैसे बंदरगाहों से सोना, हाथी दांत वगैरह बाहर जाता था और बदले में कांच के मोती, मिट्टी के बर्तन ये सब आते थे। और यहाँ अरब, फारसी और भारतीय व्यापारी भी आते जाते रहते थे। और जाहिर है व्यापार के साथ फिर नए विचार और नए धर्म भी आए होंगे। बिल्कुल। 8वीं सदी के आसपास इस्लाम आया, खासकर उत्तरी तट पर उसका प्रभाव पड़ा। अरबी लिपि ने वहां लिखने पढ़ने में भी मदद की, सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सेक्युलर रिकॉर्ड के लिए भी। फिर 15वीं सदी में पुर्तगाली आए और उनके साथ आया ईसाई धर्म। अच्छा। हाँ, उन्होंने स्कूल खोले, चर्च बनाए, काफी लोग ईसाई बने भी। लेकिन अक्सर ऐसा हुआ कि पुरानी मान्यताओं के साथ उसका एक तरह का मेल जोल हो गया, जिसे सिंक्रेटिज्म कहते हैं।
मिशन स्कूलों से पढ़ाई लिखाई तो बढ़ी, पर कभी-कभी स्थानीय ज्ञान को कम भी आंका गया। तो आज क्या स्थिति है वहाँ, मतलब धार्मिक रूप से? आज मोजाम्बिक में कई धर्मों के लोग रहते हैं। करीब-करीब आधी आबादी ईसाई है, लगभग 20% मुस्लिम, और एक बड़ी संख्या अभी भी पारंपरिक या फिर मिलीजुली मान्यताओं को मानती है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। ये भारत से काफी अलग है, जहां हिंदू धर्म प्रमुख है। हालांकि ये बात भी है कि दोनों ही जगहों पर अपनी पुरानी जड़ों, स्वदेशी आस्थाओं की तरफ लौटने का एक रुझान भी दिखता है आजकल। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या निकाले? ये जो समानताएं हैं, जैसे पूर्वजों का सम्मान या प्रकृति पूजा, क्या ये किसी पुराने गहरे कनेक्शन की वजह से हैं? देखिए, स्रोत तो यही बताते हैं कि ज्यादातर समानताएं शायद इसीलिए हैं क्योंकि इंसान दुनिया में कहीं भी हो, उसकी कुछ जरूरतें और सवाल एक जैसे होते हैं, जैसे अपने पुरखों को याद करना या प्रकृति का सम्मान करना। ये एक यूनिवर्सल चीज जैसी है। या फिर ये बात के व्यापारिक संपर्कों का नतीजा हो सकता है, जरूरी नहीं कि कोई एक साझा संस्कृति या धर्म रहा हो। मतलब मोजाम्बिक की कहानी अपने आप में अनूठी है, अपनी पुरानी जड़ों और बाहर से आए प्रभावों का एक बहुत ही खास मिश्रण। बिल्कुल सही कहा। सनातन संस्कृति और मोजाम्बिक की पारंपरिक व्यवस्थाएं ये अलग अलग पनपी, फिर भी दोनों ये दिखाती हैं कि इंसान हमेशा से जिंदगी का अर्थ, एक व्यवस्था और किसी न किसी रूप में अलौकिक शक्ति से जुड़ने के तरीके खोजता रहा है। तो आज की ये बातचीत हमें दिखाती है कि कैसे अलग अलग सभ्यताओं ने अपने अपने अनोखे रास्ते बनाए हैं। एक सवाल श्रोताओं के लिए सोचने को छोड़ जाते हैं, ये जो हजारों साल पुराने व्यापार के रास्ते और आध्यात्मिक मान्यताएं हैं, ये आज भी दूर दराज के इलाकों में लोगों की पहचान को कैसे शक्ल दे रही हैं? धन्यवाद।